हम लोगों ने यूपीएससी और एमपीपीएससी और स्टेट पीएससी कई स्टेट पीएससी के फोर्थ पेपर के अंतर्गत ये एथिक्स के पेपर के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे आज। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक सामान्यतः पढ़ा जाता है जो बहुत सारे फिलोसफर्स हैं, थिंकर्स हैं, सोशल वर्कर हैं और रिफॉर्मर्स हैं, उनके बारे में जब स्टडी की जाती है तो वहाँ पर चाणक्य के बारे में भी काफी विस्तृत रूप से पढ़ा जाता है और कई परीक्षाओं में इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यूपीएससी और एमपीपीएससी के फोर्थ पेपर को ध्यान में रख करके हमने ये टॉपिक यहाँ पर आपके सामने लाया है, जिसमें आज हम लोग बात करने जा रहे हैं चाणक्य। और ये चाणक्य जो है ये कई नामों से जाने जाते हैं, आपको अच्छी तरह पता है। इन्हें कौटिल्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त के नाम से भी ये जाने जाते हैं। इनकी विचारधारा को समझने के लिए हमें अर्थशास्त्र, जो इनकी एक प्रमुख रचना है, उसके विचारों पर या उसके थॉट्स के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये कि चाणक्य कौन थे और इनका जन्म कहाँ हुआ। तो चाणक्य जो थे ये एक ऐसे विद्वान थे जिनमें अनेकों गुण एक साथ मौजूद थे। तो इसीलिए जब हम चाणक्य के गुणों के बारे में बात करते हैं तो इनके ऊपर ये कहा जाता है कि ये एक फिलोसफर भी थे, ये एक सोशल रिफॉर्मर भी थे, ये एक इकोनॉमिस्ट भी थे, ये एक पॉलिटिशियंस भी थे। मतलब जितने भी गुण आप इनका जिक्र कर सकते हैं वो चाणक्य के अंदर मौजूद थे। और इनका जन्म हुआ था कहां पर? इनका जन्म हुआ तक्षशिला में। वैसे इसको लेकर के थोड़ा विवाद भी है क्योंकि कुछ लेखकों ने इनके जन्म का स्थान पाटलिपुत्र माना है और कुछ ने जो है तक्षशिला माना है। तो ज्यादातर लेखकों का विचार यही है, खासकर बुद्धिस्ट लीजेंड जो है, जो बुद्धिस्ट विचारक हैं, उन लोगों ने इनके जन्म स्थल को तक्षशिला के बारे में समर्थन किया है। इसके अलावा इनके जन्म का जो वर्ष जो माना जाता है, अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा, तो 375 बीसी के आसपास इनका जन्म हुआ तक्षशिला में और इनकी मृत्यु का वर्ष जो है 283 बीसी के आसपास माना जाता है। तो आपको ये ईयर, इनका बर्थ का और डेथ का ईयर ध्यान रखना है। 375 बीसी टू 283 बीसी इनका जो है जीवन काल माना जाता है। इनका एजुकेशन जो है माना जाता है कि तक्षशिला में हुआ और इनकी एक प्रमुख रचना है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अलावा इनकी एक और प्रमुख रचना है जिसका नाम है चाणक्य नीति शास्त्र। चाणक्य नीति शास्त्र ऐसा करके एक और रचना है, लेकिन मुख्य रूप से ये अर्थशास्त्र के लिए जाने जाते हैं। अर्थशास्त्र इतनी प्रसिद्ध रचना है और इससे बहुत सारे जो आधुनिक प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक थ्योरीज हैं, जो फॉरेन पॉलिसी है, इनमें से निकल के आई हैं। तो हम लोग यहाँ पर जब चाणक्य के बारे में बात करेंगे तो अर्थशास्त्र में जो उन्होंने थॉट दिया, उस थॉट के आधार पर वर्तमान परिवेश में किस तरह से वो प्रासंगिक है, रेशनल है, उपयोगी है, उसके बारे में भी एक चर्चा जरूर करेंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बहुत सारे विषयों के बारे में जानकारी है। फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति यानी डिप्लोमेसी कैसी होनी चाहिए, राजा को क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी द फंक्शन ऑफ द किंग, वित्त की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए किसी भी राज्य में, राज्य के काम क्या क्या है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द स्टेट, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी होनी चाहिए राज्य की, इन सब चीजों के बारे में जो अर्थशास्त्र में उल्लेख किया गया है और वही चाणक्य की विचारधारा को प्रकट भी करता है। यानी कि जब हम चाणक्य की विचारधारा को समझने जाएंगे तो हमें अर्थशास्त्र में उनके दिए गए विचारों को, उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों को और उनके द्वारा जो बातें कही गई हैं उन्हीं को निकाल के बाहर लाना पड़ेगा। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश है जिसमें हम आपको चाणक्य के द्वारा जो विचारधारा उनकी दी गई थी, चाणक्य की विचारधारा को कुछ सिद्धांतों के रूप में आपके सामने लाएंगे, जिसमें आज हमारा पहला सिद्धांत है सप्तांग सिद्धांत। वह फर्स्ट थ्योरी टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सप्तांग सिद्धांत, और फिर धीरे धीरे हम आपको इनके अन्य सिद्धांतों में भी ले जाएंगे। तो आपको धैर्य रखना होगा क्योंकि ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं और केवल
इस नजरिए से नहीं कि हम कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत को पढ़ रहे हैं, इसे इस नजरिए से भी देखेंगे कि वर्तमान प्रशासन में किस तरह से ये उपयोगी है, किस तरीके से वर्तमान प्रशासन की एक छवि आज से लगभग, यानी कि ये जो 375 बीसी से 283 बीसी के बीच में इनकी जो किताब आई, जो इनकी विचारधारा आई, यानी कि आज से लगभग 2300 साल पहले, 2300 ईयर्स बैक एक ऐसा विचारक जिसने जो बातें कही, जिसने जो बातें लिखी, वो आज भी हमारे लिए एक मिरर का, एक दर्पण का काम करता है, एक गाइड का काम करता है। तो इस तरह के दार्शनिक या इस तरह के विचारकों का अध्ययन करना अपने आप में गर्व की बात है और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इसे पढ़ने का मौका हमें मिल रहा है। यहां देखिए, ये जो किताब है अर्थशास्त्र, ये लगभग 15 भागों में विभाजित, यानी 15 पार्ट्स हैं इसके, 15 भागों में विभाजित है। 150 इसमें चैप्टर्स हैं, देयर आर 150 चैप्टर्स इन इट। इसके अलावा इसके अंदर कुछ सब चैप्टर्स बनाए गए हैं, तो वो उनकी संख्या बढ़ के हो जाती है 180 और 600 के आसपास, यानी अबाउट 600 श्लोक हैं। ये मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्र में 15 पार्ट्स, 150 चैप्टर्स, 180 सब चैप्टर्स एंड 600 श्लोकाज हैं। मेन चीज आप याद रखिएगा कि 15 पार्ट्स और 600 इसमें श्लोक होते हैं। जहां तक चाणक्य के बारे में या विष्णुगुप्त के बारे में या कौटिल्य के बारे में बात करेंगे, तो इनके बारे में जो ज्यादा चर्चित बात यह है कि ये जो मौर्यन एम्पायर थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उनको जो है पावर में लाने में और नंद वंश का अंत करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना, टू एस्टैब्लिश मौर्यन डायनेस्टी, और चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान में, अपलिफ्टमेंट में जो कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त यानी जो चाणक्य का योगदान है, वो इतिहास में अविस्मरणीय है। यानी कि वो एक ऐसी घटना है जिसमें एक व्यक्ति, जो सामान्य व्यक्ति और एक बड़े शासन के खिलाफ, बड़ी सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया और उसमें जीत हासिल करके एक साम्राज्य की स्थापना की। तो ये एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितने ही निचले स्तर पर क्यों ना हो, संघर्ष और बुद्धि के माध्यम से वह शिखर पर जा सकता है। तो कौटिल्य से एक प्रेरणा तो हमें यही मिल जाती है कि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को, जो एक सामान्य व्यक्ति था अपने राज्य के अंतर्गत, उसे सपोर्ट किया और उन्हें एक पावरफुल साम्राज्य, एक पावरफुल सम्राट बना दिया। इसके अलावा इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा इन्होंने उनके पुत्र बिंदुसार को भी एडवाइस किया। यानी कि मौर्य काल के दो शासक, 2 रूलर्स ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी टुक हेल्प फ्रॉम द चाणक्य, यानी कि विष्णुगुप्त यानी कौटिल्य, चंद्रगुप्त और दूसरे उनके पुत्र बिंदुसार। अब सवाल उठता है कि इतना महत्वपूर्ण जो इनकी किताब था, तो इसको कई विद्वानों ने अपने अपने तरीकों से उसको परिवर्तित किया, उसको अलग अलग रूप में दिखाया, अलग अलग रूप में उसका उपयोग किया। तो हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण के रूप में लिखे हैं कि देखिए, इसके कई वर्जन बने हमारे इंडियन सोसाइटी में, अलग अलग समय में, इन डिफरेंट टाइम्स ये अलग अलग रूप में आया। जैसे देखिए, एक महावंश टीका, ये बुद्धिस्ट वर्जन है, यानी कि अर्थशास्त्र का बुद्धिस्ट वर्जन हो गया महावंश टीका, यानी कि अर्थशास्त्र के विचारों को इस रूप में प्रदर्शित किया। दूसरा है परिशिष्ट पर्वन, जिसके लेखक हैं हेमचंद्र, ये जैन वर्जन है। हेमचंद्र के द्वारा लिखा हुआ द बुक परिशिष्ट पर्वन रिटन बाय हेमचंद्र इज द जैन वर्जन ऑफ द अर्थशास्त्र। कथा सरित सागर अगर देखेंगे अगर आप प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, तो देखिए कथा सरित सागर जो कि सोमदेव की रचना है। और इसी तरह से बृहत कथा मंजरी जो कि हेमचंद्र की रचना है। तो बृहत कथा मंजरी रिटन बाय हेमचंद्र, कथा सरित सागर रिटन बाय सोमदेव, ये दोनों ही इसका यानी अर्थशास्त्र का कश्मीरी वर्जन है, कश्मीरी रूपांतरण है। हाँ, एक और चीज,
मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की प्रसिद्ध रचना। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की प्रमुख रचना, संस्कृत वर्षन है। वैसे ये अर्थशास्त्र संस्कृत में ही लिखा गया था। द बुक अर्थशास्त्र वॉज रिटन इन संस्कृत। और चाणक्य अपने आप में एक टीचर, एक फिलोसफर, एक इकोनॉमिस्ट, एक ज्यूरिस्ट, एक रॉयल एडवाइजर, यानी जितनी भी बात कही जाए चाणक्य के बारे में वो कम हो जाता है। और अर्थशास्त्र में अगर आप जाएंगे, आखिर क्यों इतने वर्षन बने इनके? क्यों? क्योंकि अगर शासन की कला सीखनी हो, अगर अर्थशास्त्र की कला सीखनी हो, अगर मिलिट्री स्ट्रेटजी बनानी हो, यानी कि सैन्य नीति बनानी हो, अगर सरकार को चलाने का तरीका सीखना हो, हाउ टू रन द गवर्नमेंट, अगर डिप्लोमेसी यानी कि राजनयिक की कोई नीति यानी डिप्लोमेसी सीखनी हो, और युद्ध के सिद्धांतों का अध्ययन करना हो, want to study the war theory, कृषि के बारे में अध्ययन करना हो, स्टडी अबाउट एग्रीकल्चर, खनिज के बारे में, मिनरोलॉजी के बारे में, खनिज के बारे में अध्ययन करना हो, मेडिसिन्स, फॉरेस्ट और सोशल वेलफेयर के बारे में अध्ययन करना हो, तो अर्थशास्त्र में आपको मिल जाएगा। इतनी सारी बातें हैं, लेकिन जैसा कि आप समझते हैं हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, समय का रिस्ट्रिक्शन है, सिलेबस का रिस्ट्रिक्शन है, तो बहुत सारी चीजें तो हम कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि आपको वो सारी चीजें जो आपको यूपीएससी में या स्टेट पीएससी के एग्जाम में मदद मिले लिखने में, और अपने बौद्धिक विकास में भी मदद मिले, वो सारी चीज हम यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करेंगे। खासकर आज सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि हम बात करने वाले हैं सप्तांग सिद्धांत के बारे में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जब बहुत सारे सिद्धांतों की बात करते हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट, यानी राज्य का सप्तांग सिद्धांत। राज्य के सप्तांग सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले ये श्लोक देखते हैं। श्लोक है स्वाम्य मात्य जनपद दुर्ग कोश दंड मित्राणि प्रकृतयः। स्वाम्य मात्य जनपद दुर्ग कोश दंड मित्राणि प्रकृतयः। क्या कहना चाहते हैं? कौटिल्य राज्य के हिस्सों के बारे में बता रहे हैं कि अगर हमें एक बेहतर राज्य बनाना है, अगर हमें एक मजबूत राज्य बनाना है, इफ यू वांट टू मेक ए स्ट्रॉन्ग स्टेट, पावरफुल स्टेट, डोमिनेटिंग स्टेट, तो हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होगी और कैसा होना चाहिए। ये बात आप समझ जाएंगे तो अपने आप लिंक कर लेंगे कि 2300 साल पुराना जो बुक है, जो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त की, उस समय के वो कितने दूरदृष्टा रहे होंगे, उनकी दृष्टि कितनी आगे तक रही होगी कि वो आज भी हमारे लिए उपयोगी साबित हो जाती है। तो सबसे पहली चीज उन्होंने कहा इस श्लोक के माध्यम से कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो है स्वामी। स्वामी मतलब होता है राजा। राजा मतलब होता है जैसे मनुष्य का शीर्ष, यानी कि उसका सिर। राजा जो है राज्य का सिर है, हेड है, शीर्ष तुल्य है। फिर बात यहां पर ये आती है कि आखिर राजा ठीक है, शीर्ष है, लेकिन उसे कैसा होना चाहिए? तो उसे अच्छे कुल का होना चाहिए। ही शुड बी फ्रॉम गुड कुल। यहां पे कुल का मतलब क्या है कि उसके विचार अच्छे होने चाहिए, उसको युद्ध कला में निपुण होना चाहिए, उसे साहसी होना चाहिए। यहां पर कुल का मतलब नहीं कि ब्राह्मण होना चाहिए या राजपूत होना चाहिए या क्षत्रिय, इसमें कोई जाति या वर्ण की विचारधारा नहीं है। यहां पर जो कुलीन बोला गया है, उस कुलीन का मतलब है बुद्धिमान, साहसी, धैर्यवान, संयमी, दूरदर्शी और युद्ध कला में निपुण। यानी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर धैर्य हो, पैसेंस रखने की क्षमता हो, ऐसा व्यक्ति जो दूर तक की चीजों, बहुत आगे तक की बातों को सोच सके, जिसके अंदर पैसेंस हो, धैर्य हो, पराजित होने की स्थिति में भी धैर्य रखे, ये नहीं कि बस घबरा करके भाग गए मैदान से। धैर्य रखने वाला व्यक्ति, साहसी, हर परिस्थिति में आत्मविश्वास से भरा हुआ साहसी व्यक्ति, बुद्धिमान, बौद्धिक क्षमता भी होनी चाहिए, बुद्धिमान, और कुलीन यानी कि ऐसे कुल में पैदा हुआ हो जहां पर इन गुणों का विकास उसके अंदर हुआ हो।
ऐसा नहीं कि वो उसके अंदर बौद्धिक क्षमता ही ना हो, साहस भी नहीं हो, दूरदर्शिता भी नहीं हो, उसके अंदर नॉलेज भी नहीं हो, और उसको आप राज्य का राजा बना देंगे तो उस राज्य का तो अंत होना ही है। ये आज की परिस्थिति में भी आप समझ सकते हैं राजनीतिक व्यवस्था में, कि अगर आपने किसी राज्य या देश का प्रधान जो है ऐसे व्यक्ति को बना दिया जो साहसी नहीं है, जो बुद्धिमान नहीं है, जो पैसेंस रखने की क्षमता नहीं रखता, जो अब यहां युद्ध तो नहीं करने जाना है, युद्ध के लिए तो हमारी आर्मी है, डिफेंस है, युद्ध करने नहीं जाना, लेकिन यहां पर युद्ध कला का मतलब क्या है, उसे रणनीति बनानी आती हो, उसे वेलफेयर के बारे में बेहतर जानकारी हो। युद्ध कला से मतलब यहां पर राज्य के विकास को समझिए, तो ऐसा व्यक्ति जो है राजा होना चाहिए। फिर आगे उन्होंने बोला कि राजा कैसा होना चाहिए, राजा को एक ऋषि जैसा, संत जैसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ऋषि जैसा, संत जैसा? क्यों? क्योंकि वो सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं ना, आत्मनियंत्रण रख सकता है, और क्या, किसी भी लोभ में नहीं पड़ेगा, नॉट फॉल इन टेम्पटेशन, किसी लोभ में नहीं पड़ेगा। लर्न कंटिन्यूअसली, वो लगातार सीखता रहेगा, उसमें सीखते रहने की क्षमता होनी चाहिए। अवॉइड फॉल्स एंड फ्लैटरिंग एडवाइजर्स, ऐसे व्यक्ति को राजा बनाइए, बेहतर होगा। यही बात ये सप्तांग सिद्धांत में सबसे पहला जो बिंदु है वो राजा का यही कहता है कि राजा कैसा होना चाहिए, तो राजा होना चाहिए संत जैसा, ऋषि जैसा, सेल्फ कंट्रोल रखने वाला, हु कीप सेल्फ कंट्रोल, जो किसी लोभ में ना पड़े, नॉट फॉल इन टेम्पटेशन, लर्न कंटिन्यूअसली। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें निरंतर सीखने का उसमें भाव होना चाहिए, सीखने का भाव। Learn continuously and avoid false and flattering advisors। अब आज की परिस्थिति में जरा आप कल्पना करके देखिए कि कितनी अच्छी बात इसने कही कि भाई अगर आप एक अच्छा प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, एक अच्छा राजनीतिज्ञ चाहिए, तो उसके अंदर इस तरह की बातें होंगी तो आपका प्रशासन और आपका जो राज्य है वो बेहतर चलेगा और बेहतर जो है उसका विकास हो पाएगा। अगर ये गुण राजा में, राजा से मतलब यहाँ पर देखिए आजकल कोई राजा नहीं होता, राजा कि भाई जो मुख्यमंत्री है वही राजा है, जो प्रधानमंत्री है वही राजा है, जिले में कलेक्टर है, IAS है वही राजा है, और घर परिवार में जो परिवार का मुखिया वही राजा है। यानी कि इन गुणों का होना उसमें जरूरी है। और भी बात उन्होंने कही कि राजा को जो है काम, क्रोध, घमंड और अभिमान में नहीं पड़ना चाहिए। ना तो काम में, काम मतलब यहां पर जो उसका लोभ से मतलब है, काम से मतलब है यहां पर लोभ, यानी कि उसे लोभ में नहीं पड़ना चाहिए, उसे क्रोध में यानी क्रोध नहीं आना चाहिए, क्रोध से उसे बाहर रहना चाहिए। इसके अलावा घमंड नहीं होना चाहिए और अभिमान नहीं होना चाहिए। ऐसा राजा जो क्रोध से मुक्त हो, जो स्वनियंत्रण रखता हो, जो दूरदर्शी हो, जो घमंड और अभिमान से मुक्त हो, ऐसा राजा राज्य के लिए बेहतर होगा। और इसीलिए इस सप्तांग सिद्धांत में राजा को उन्होंने एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना है हमारे इस सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राज्य का। बेहतर राज्य बनाने के लिए राजा। दूसरा हिस्सा अमात्य, मंत्री जो है इसको बोला आई ऑफ द स्टेट, आंखें हैं ये मंत्री जो है, ये आंखें हैं, और ये जो है इनको बहुत अच्छे से इनको टेस्ट करके, इनको बेहतर ढंग से इनका परीक्षण करके, जांच करके इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। राज्य का जो मंत्री है, अगर मंत्री जो है अगर वो बेईमान होगा, भ्रष्टाचारी होगा, उसे जो है राजा में विश्वास नहीं होगा, तो उस राज्य का विनाश निश्चित है। If the minister of the state is not loyal to the king, if the minister of the state has not good character, अच्छा चरित्र नहीं है उसके पास, if the minister of the state is not capable, योग्य नहीं है, उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप ये समझिए कि वो राज्य के अंदर कहां क्या चल रहा है वो समझ ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए योग्य मंत्रियों की नियुक्ति होनी चाहिए और उन्हें लॉयल होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए और उच्च कुल का होना चाहिए। उच्च कुल से फिर वही बात, उसे संयमी, धैर्यवान, बुद्धिमान, साहसी और राजा में विश्वास रखने वाला होना चाहिए। तो अगर मंत्री बेहतर हैं, यानी कि आंखें बेहतर, आंखें
मतलब जैसे शरीर के लिए हमारे आय जरूरी है, आप कहीं भी कहां चल रहा है राज्य में, अब राजा हर जगह तो नहीं जा सकता, लेकिन मंत्रियों की संख्या तो ज्यादा होगी, अमात्य की संख्या ज्यादा होगी, तो अमात्य जो है वो अलग अलग विभागों में काम करते हुए अपने अपने विभागों पर बेहतर नियंत्रण रख पाएंगे और इस तरीके से वो राजा को सही जानकारी देंगे। राजा को सही जानकारी मिलेगी तो राज्य का विकास होगा, प्रशासन अच्छा चलेगा। तो इसीलिए आंखें और ये हो गया सिर। अब देखते हैं जनपद। जनपद तीसरा भाग है। ये अर्थशास्त्र और खासकर कौटिल्य और चाणक्य ने जो बात कही उसमें जनपद को उन्होंने बहुत महत्व दिया। उन्होंने कहा जनपद मतलब क्या, भूमि, प्रजा और जो जनसंख्या जिसका नियंत्रण कर रहे हैं, यानी हमारे राज्य में, यानी राजा के राज्य में जो जनसंख्या है, जो प्रजा है, जो उनकी भूमि है, लैंड, ये जनपद कहलाता है। ये पैर होता है, फुट, चलने के लिए, यानी राज्य को चलने के लिए ये जरूरी होता है। अब राज्य कैसे चलेगा, तो राज्य को यहां चलने से मतलब क्या है, देखिए नेचुरल रिसोर्सेज, अगर जनपद में अच्छे प्राकृतिक संसाधन है, हैव गुड नेचुरल रिसोर्सेज, अगर प्रजा स्वामी भक्त है, अगर प्रजा जो है राजा में विश्वास रखता है, प्रजा जो है वो परिश्रमी है, लेबोरियस है और साथ ही साथ स्किल्ड है, तो क्या होगा, उस राज्य का विकास होगा। जनपद में प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज होना चाहिए, पानी होना चाहिए, नदी होना चाहिए, झील होने चाहिए, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो अगर राज्य में अगर जनपद जो है वो अगर अच्छा है, प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं और साथ ही साथ जो वहां की जनता है वो परिश्रमी है, राजा में विश्वास रखने वाली है, तो विकास तेजी से होगा और इस तरह से जनपद जो है वो भी राज्य के विकास और संतुलन के लिए जरूरी है, ऐसा कौटिल्य कहते हैं। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत एक और बिंदु पर बात करते हैं जिसे उन्होंने कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दुर्ग के रूप में संबोधित किया है। दुर्ग को उन्होंने राज्य की बाहें कहा है, दुर्ग को राज्य की बाहें, और इसे कहा है कि यह राज्य की रक्षा के लिए जरूरी है। दिस इज एसेंशियल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। राज्य की रक्षा के लिए दुर्ग का होना जरूरी है और दुर्ग भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। एक राज्य के भीतर अलग अलग तरह के दुर्ग हो सकते हैं। ऐसा दुर्ग जो औदिक दुर्ग, जो जल से घिरा हो, यानी एक दुर्ग, एक फोर्ट बना और उसके चारों तरफ पानी है, तो कोई भी दुश्मन अगर आक्रमण करेगा तो आक्रमण करने में उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और दुश्मन को पीछे हटना पड़ेगा। तो औदिक एक बात होगी। पार्वत मतलब क्या हुआ, यानी पर्वतों के बीच में बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और बीच में एक दुर्ग है, वहां पर सैनिक रहते हैं, मिलिट्री जो है वहां आपने रखी हुई है और इस तरीके से राज्य की रक्षा के लिए जहां भी जरूरी है वहां भेजे जा सकते हैं लोग। तो पार्वत दुर्ग हो गया, ये एक मजबूत किला। वन दुर्ग यानी कि चारों तरफ वन है, घने वन है, उस बीच में एक दुर्ग बना के रखा हुआ है। दुश्मनों को पता भी नहीं होता, कई बार जो पड़ोसी या कोई अन्य जो दुश्मन राष्ट्र हैं उनको मालूम नहीं होता कि यहाँ भी जो है दुर्ग बना हुआ है और वहां पर जो है राज्य के मजबूत सैनिक वहां मौजूद हैं। तो वन दुर्ग बना के रखना। और धानवन मतलब होता है मरुस्थल, मरुस्थलीय दुर्ग, यानी ऐसा दुर्ग जो मरुस्थल में मौजूद हो, मरुस्थल के अंदर बीच में जाकर के दुर्ग मौजूद है और वहां पर सैनिक रहते हैं और जरूरत पड़ने पर वो दुश्मन पर हमला बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि पूरी ये मिलिट्री पॉलिसी है, यानी कि राज्य की रक्षा कैसे की जाए और रक्षा के लिए दुर्ग की व्यवस्था कैसी हो, इसके लिए यहां पर इन्होंने एक बहुत अच्छा मिसाल, बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। और एक बात देखिए, कोष मतलब राजकोष यानी कि ट्रेजरी जो है इसको उन्होंने कहा राजा के मुख के समान है। मुख यानी कि जो एकदम आपको सामने दिखाई पड़ रहा है कि कैसा चेहरा है, क्या है, मुख के समान है। क्यों? क्योंकि भाई अगर सामान्य परिस्थिति है, सामान्य कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है, तो राजा को डेवलपमेंट करना है, विकास करना है। अगर युद्ध छिड़ जाए तो दुश्मन को जो है खत्म करने के लिए धन की जरूरत होगी, राजकोष की जरूरत होगी। और अगर कोई विपत्ति आ जाए, महामारी आ जाए, अगर इफ देयर इज ए पैंडेमिक,
इफ देयर इज एनी फ्लड, कोई नेचुरल डिसास्टर आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तब भी आपको जनता की मदद करनी है। तो राजकोष इतना मजबूत होना चाहिए, द ट्रेजरी शुड बी सो स्ट्रॉन्ग दैट एनी कंडीशन शुड बी फेस्ड बाय द स्टेट इजीली। यानी राजा को, यानी कि राज्य को किसी भी हालत में आसानी से वो सामना कर सकें, ये इन्होंने कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बताया। फिर एक और महत्वपूर्ण बात, दंड। दंड का मतलब होता है बल, यानी कि डंडा या फिर सेना। बल ये मस्तिष्क है, मस्तिष्क मतलब ब्रेन। ब्रेन मतलब यहां पर क्या है, प्रजा और शत्रु पर नियंत्रण कैसे रखा जाए, दोनों ही स्थिति में। प्रजा को भी नियंत्रित रखना है, क्योंकि प्रजा में, पब्लिक में भी कई ऐसे लोग होते हैं जो राजा के विरोधी होते हैं, और जो हमारे शत्रु हैं वो तो विरोधी हैं ही। तो राजा को दंड का प्रावधान भी रखना पड़ता है, और इसके लिए उन्हें देखिए क्या करना होता है, इसके लिए उन्हें सेना बनानी पड़ती है, मिलिट्री चाहिए इसके लिए। और सेना में भी अलग अलग तरह के लोग चाहिए, एक ही तरह के लोग रखेंगे, अगर मान लीजिए उसी तरह के लोगों को कोई दिक्कत आ गई तो वो सेना में बेहतर काम नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि सेना में एक तरह के व्यक्ति नहीं, अलग अलग तरह से, अलग अलग समुदायों से आने वाले लोगों को रखा जाना चाहिए। जैसे एक है हेरिडिटरी मिलिट्री, यानी वंशानुगत सेना, यानी कि पहले किसी के पिता दादा सेना में थे, युद्ध लड़े, मजबूती से लड़े, शहीद हुए, और अब देखिए उन्होंने उनके बच्चों को भी दिए। क्यों? क्योंकि ऐसा माना गया कि अगर हेरिडिटरी मिलिट्री है तो अगर उसके बाप दादाओं ने बेहतर ढंग से देश की सेवा की है तो वो बच्चा जो है, वो लड़का जो नई पीढ़ी का है, वो भी बेहतर सेवा करेगा, ऐसी भी मान्यता थी। वेतन पर नियुक्त, कुछ ऐसे सैनिक होंगे जरूरत पड़ने पर उनको हायर कर लिया, उनको सैलरी दी, युद्ध में भेज दिया, तो क्या हो गया, वेतन पर सैलरीड सोल्जर्स, वेतन पर नियुक्त सैनिक। इसके अलावा सैन्य निगमों के सैनिक, सैन्य निगमों के सैनिक मतलब ये ऐसे सैनिक होंगे जो एक कॉरपोरेशन के रूप में, मतलब एक संगठन के रूप में विकसित करेंगे और उनको जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करेंगे, सैन्य निगमों के सैनिक। इसके अलावा देखिए मित्र राज्य के सैनिक, कई बार ऐसा होता है भाई राजा ने जो है दोस्ती की हुई है, कई उसके मित्र राष्ट्र हैं और जरूरत पड़ने पर उनसे भी सेना बुला लिया, तो मित्र राज्य के सैनिक। शत्रु राज्य के सैनिक, यानी कि जो एनिमी कंट्री है उसको आपने जीता, अब वहां के सैनिक हमारे देश में आ गए, तो उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मिलिट्री ऑफ द फ्रेंड स्टेट, मिलिट्री ऑफ द एनिमी स्टेट, मिलिट्री ऑफ द सैलरीड पेड मिलिट्रीज, हेरिडिटरी मिलिट्रीज, सैन्य निगमों के सैनिक, यानी कि सेना जो है वो एक संगठन के रूप में आपने सेना का जो है वो निर्माण कर लिया है और जरूरत पड़ने पर उनका उपयोग आप कर रहे हैं। तो इस तरह से सैन्य निगमों के सैनिक, मित्र राज्य के सैनिक, शत्रु राज्य के सैनिक, और कुछ सैनिक ऐसे भी हैं जिनको बहुत ही जंगल का क्षेत्र है, पहाड़ का क्षेत्र है और वहां पर रहने के वो आदी हैं, वहां की जो सिस्टम है वहां पर वो उनको जानकारी है, दे हैव ए गुड इंफॉर्मेशन ऑफ द फॉरेस्ट एरिया, माउंटेन एरिया एंड सच डिफिकल्ट प्लेसेस, तो वहां के कुछ लोगों को भी सेना में रखना जरूरी होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सैनिकों के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। और एक देखते हैं सुहृद मित्र, सुहृद मित्र यानी ऐसा मित्र जिससे वास्तविक दोस्ती है, अच्छे हृदय वाला, मतलब ये नहीं कि कुटिल या चालाक। अब मित्र भी कई तरह के हो सकते हैं, ऐसे मित्र जो केवल युद्ध के लिए दोस्ती कर लिया हो, ऐसे मित्र जो किसी अन्य कारण से दोस्ती कर लिया हो कि भाई चलो थोड़ी देर के लिए हमारी मदद कर दो। यहां पर वो कहते हैं कि ये सब ठीक है, हमें ऐसे मित्रों की जरूरत है जो सुहृद हो, यानी जिसका हृदय हमारे प्रति हमेशा ही बेहतर हो। ऐसे मित्र जो हैं वो राज्य के कान होते हैं, ऐसे मित्र दे आर द ईयर्स ऑफ द स्टेट, राज्य के कान होते हैं। अगर कहीं भी हमारे राज्य के बारे में, राजा के बारे में अगर कोई दुष्प्रचार हो रहा है, अगर गलत जानकारी हो रही है या कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है तो वो मित्र हमें आके जानकारी दे सकते हैं। तो सुहृद मित्र जो होता है वो युद्ध काल में भी हमारी मदद करता है और शांति काल में
पीस का जो समय होता है उसमें भी हमारी मदद करता है। तो इस तरीके से ये राज्य के 7 अंगों के बारे में कौटिल्य ने बताया, जिसे एक श्लोक में उन्होंने कहा कि स्वाम्य, मात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, मित्राणि प्रकृतयः। एक स्वाभाविक राज्य के लिए, एक प्राकृतिक राज्य के लिए, एक बेहतर राज्य के लिए इन 7 चीजों का होना जरूरी है। और अगर ये 7 चीजें एक साथ कोऑर्डिनेट हो जाती हैं, समन्वित हो जाती हैं, तो ठीक जैसे हमारा शरीर काम करता है, बेहतर काम करता है, वैसे ही राजा भी काम करेगा। तो इसीलिए इसे कहा जाता है ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ स्टेट। ये जो सप्तांग सिद्धांत है, ये आप कह सकते हैं कि हमारे शरीर के जैसे विभिन्न अंग, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वर्क्स विथ कोऑर्डिनेशन एंड प्रॉपरली। इसी तरह से ये जो 7 अंग हैं राज्य के, ये जब मिलजुल करके बेहतर ढंग से काम करते हैं, सावयव के रूप में काम करते हैं, यानी कि एक ही चीज के अलग अलग अवयव हैं लेकिन सावयव हैं, यानी कि ऑर्गेनिक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इससे एक मजबूत और अच्छे राज्य का निर्माण होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत एक मजबूत राज्य के निर्माण की आधारशिला इन्होंने तय कर दी। अब अगर इस सिद्धांत को अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें, इफ यू सी इट एट प्रेजेंट सिनेरियो, तो देखिए कैसे कहा उन्होंने। किंग का मतलब गुड लीडरशिप, अच्छा नेतृत्व, सभी जगह पढ़ते हैं। एमबीए जो तैयारी करते हैं उनको भी लीडरशिप के बारे में पढ़ाया जाता है। भाई लीडर अच्छा किसे कहते हैं? जो दूसरों को मोटिवेट करे, जो पैसेंस रखे, धैर्य रखे, जिसके पास अच्छा ज्ञान हो, who has good knowledge, जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास नहीं हो, वही तो अच्छा राजा है, या और वही तो अच्छा प्रबंधक है, वही अच्छा नेता है, वो नहीं जो अपना धैर्य खो दे। तो किंग का मतलब है गुड लीडरशिप इन प्रेजेंट सिनेरियो। दूसरा अमात्य। अमात्य मतलब क्या? वर्तमान संदर्भ में देखिए आप, हमारा जो सिस्टम है पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी, 2 तरह की ब्यूरोक्रेसी है। एक है पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी। पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी कौन? मंत्री, विधायक, मंत्री, जो मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो लोग हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो हमारे पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी हैं। तो उन्हें कैसा होना चाहिए? उन्हें होना चाहिए योग्य, उन्हें होना चाहिए जानकारी वाला, उन्हें होना चाहिए अपने राज्य के अपने राज्य और क्षेत्र का विकास करने वाला, उन्हें जो है वो सारे गुण उनके अंदर होना चाहिए जो जनता के कल्याण के लिए जरूरी है। और कुल मिलाकर के वो राजा के प्रति जो है डेडिकेटेड। तो राजा के प्रति क्या डेडिकेटेड होंगे? वर्तमान संदर्भ में उन्हें संसद के प्रति या विधायिका के प्रति, लेजिस्लेचर के प्रति डेडिकेटेड होना चाहिए। और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? जो हमारे आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जो हमारे एजुकेशन के ऑफिसर हैं, जो हमारे हेल्थ के ऑफिसर हैं, ये कैसे होने चाहिए? दे शुड बी ऑनेस्ट, दे शुड बी लॉयल टू द स्टेट। उन्हें ईमानदार होना चाहिए, उन्हें राज्य के प्रति भक्ति होनी चाहिए उनके अंदर, उन्हें उनमें इंटेग्रिटी होनी चाहिए। दे शुड हैव ए गुड इंटेग्रिटी टू द स्टेट। तो क्या हो गया? ये एक अमात्य के लक्षण हो गए, मतलब अच्छे अमात्य, अच्छा किंग। और तीसरा क्या बताया उन्होंने? नंबर 3 जनपद। जनपद भी आज भी आप जनपद की बात करते हैं, ऐसा राज्य जहां पर खनिज प्रचुर मात्रा में, जहां नदियां प्रचुर मात्रा में, जहां जंगल प्रचुर मात्रा में है, जहां पर जो पब्लिक है, जो जनता है, पढ़े लिखे हैं, साक्षर है, एजुकेटेड है, जहां पर रोजगार के अवसर ज्यादा है, उनको आप बेहतर राज्य मानते हैं ना, उनको अच्छा स्टेट मानते हैं कि यार रोजगार भी मिल सकता है, कुछ नहीं तो खेती बाड़ी अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि वहां पानी भी उपलब्ध है, नदियां भी हैं, झीलें भी हैं, है ना। तो ये जो जनपद का मतलब है, वो उस समय का जनपद वर्तमान में एक ऐसा राज्य, ऐसा क्षेत्र जहां पर नहर हो, पानी हो, नदी हो, तालाब हो, माइनिंग के लिए रिसोर्सेज हो, पढ़े लिखे लोग हो, आप उस रूप में देखिए। मतलब
कौटिल्य के अर्थशास्त्र का जनपद वर्तमान के विकसित राज्य से आप तुलना कर सकते हैं। दुर्ग की बात करेंगे तो दुर्ग में उन्होंने अलग अलग तरह के दुर्ग बताए, जिसमें देखिए डिफेंस जो वर्तमान का हमारा जो डिफेंस है, देखिए अलग अलग तरह के सैनिक होते हैं, अलग अलग तरह से हम सेना में लोगों का चयन करते हैं और सेना में चयन का तरीका भी विशिष्ट होता है। आप में से कई लोगों ने हो सकता है इंटरव्यू भी दिया होगा एसएसबी, है ना, वो एसएसबी देखिए आप बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि सेना में ऐसे व्यक्तियों को लिया जाता है जो सैन्य कार्य के लिए फिट हो। ये नहीं कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, तो भाई वो डॉक्टर बन सकते हैं, वो इंजीनियर बन सकते हैं, वो प्रोफेसर बन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सेना के लिए फिट हो। तो सही व्यक्ति का चुनाव होना। और अभी आपने कौटिल्य के उसमें क्या देखा, आपने कौटिल्य के विचारकों में देखिए अलग अलग तरह के सैनिक रखते थे, अलग अलग क्षेत्र के सैनिक ये लाते थे। जैसे वंशानुगत सैनिक भी होते थे, वेतन पर नियुक्त सैनिक भी होते थे, मित्र राज्य के सैनिक भी होते थे, शत्रु राज्य के सैनिक होते थे और ट्राइबल एरिया के सैनिक भी होते थे। कितना उन्होंने बेहतर ढंग से अपने मिलिट्री सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया था। तो यही चीज हमें यहां भी सीखने को मिलती है कि हमें हमारी मिलिट्री में हर तरह के लोगों को रखना पड़ेगा, तभी हम बेहतर ढंग से अपने राज्य की रक्षा कर पाएंगे। तो यहां पर देखिए ये जनपद हो गया, डिफेंस हो गया, ट्रेजरी क्यों? खजाना मजबूत होना चाहिए, है ना। अभी चूंकि कोरोना का पीरियड चल रहा है तो आपने देखा होगा कई लाख करोड़ रुपए जो है भारत सरकार ने जो है लोगों को कर्ज के रूप में दिए, बहुत ही कम ब्याज पर कर्ज दिया और कई बार तो कई लाखों करोड़ रुपए लोगों में बांटा गया कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। अगर कमजोर राष्ट्र होगा, अगर सरकार के पास, अगर राज्य के पास वित्त का अभाव होगा तो क्या ये काम कर पाएंगे? तो कौटिल्य ने कहा कि राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए और जो आर्थिक रूप से मजबूत राज्य होगा वो युद्ध के लिए भी तैयार होगा, वो अपने राज्य की रक्षा भी कर पाएगा, वो अपने जो मंत्रियों और सेवकों को समय पर वेतन भी दे पाएगा, तो उनसे जो है वो प्रॉपर उनकी भक्ति हासिल कर पाएगा, यानी लॉयल्टी प्राप्त कर सकेगा। प्रजा को अगर जरूरत है विपत्ति के समय, महामारी के समय या किसी भी अन्य प्राकृतिक आपदा के समय, तो उनकी भी मदद कर पाएगा। तभी तो जनता राजा के प्रति जो है राजभक्ति प्रदर्शित कर पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रेजरी भी मजबूत होना चाहिए और इसीलिए आपने देखा होगा भारत में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बना हुआ है, इसीलिए कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया बना हुआ है। आर्टिकल 266 भारतीय संविधान में कंसोलिडेटेड संचित निधि, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कभी प्राकृतिक आपदा आ जाए, आर्टिकल 267 में व्यवस्था की गई है कि जनता को तकलीफ नहीं होना चाहिए, तभी सरकार की बात मानी जाएगी। अगर जनता परेशान है, तकलीफ में है, तो सरकार का मतलब क्या है? कौटिल्य ने स्पष्ट कर दिया कि मजबूत कोष होना चाहिए। कोष इतना मजबूत होना चाहिए कि किसी भी विपत्ति के समय जनता को कोष को लेकर के, पैसे को लेकर के, धन को लेकर के संकट ना हो। जहां तक दंड की बात करते हैं, कौटिल्य का दंड मतलब क्या होता है? दंड मतलब होता है कि प्रजा और शत्रु पर नियंत्रण रखना, अपराध पर नियंत्रण रखना, क्राइम को कंट्रोल करना। तो इसके लिए क्या चाहिए? बेहतर जुडिशियरी चाहिए। तो हमारे देश में जुडिशियरी भी है, एक बेहतर जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कानून भी है, अलग अलग तरह के अपराधों को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग कानून है। कितना हमने वगैरह सीखा है, कौटिल्य से सीखा है, अर्थशास्त्र से सीखा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से सीखा है। और देखिए आप उस समय में, आज से 2300 साल लगभग वर्ष पहले जो है उन्होंने जो बात कही, जुडिशियरी को, मजबूत जुडिशियरी, ईमानदार जुडिशियरी एक अच्छे राज्य का आधार होता है और ये सही बात है। आप लोग इसे और विस्तृत करके समझ सकते हैं। मित्र, फॉरेन पॉलिसी अगर देखेंगे आप तो हमेशा मोदी जी ने जब ये प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने अनेकों देशों की यात्राएं की। क्या कारण रहा होगा? मित्र, अच्छे मित्र बनाना, संधि, उनसे अगर कोई भेदभाव है तो उसे दूर करना। अमेरिका, यूरोप के देश, रूस, जो हमारे अरब कंट्री हैं, वहां कई देशों की यात्राएं करते हैं हमारे जो हेड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि मित्र होना जरूरी है, क्योंकि कई हमारे शत्रु हैं जो इस
इस समय का इंतजार कर रहे होते हैं कि इनके मित्रों की संख्या कम हो जाए और हम इन पे वार करें। तो आपके जितने मित्र होंगे, जितने ज्यादा मित्र होंगे और सुहृद मित्र जो वास्तविक तौर पर मदद करने वाले हों, ऐसे मित्रों की संख्या अगर ज्यादा है तो आप एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर सकते हैं। और अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल रिलेशन अगर बेहतर होगा, अंतरराष्ट्रीय संबंध अगर बेहतर होगा, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आप दिखाई पड़ेंगे और आपके जो दुश्मन हैं, जो आपके एनिमी हैं, वो आपके ऊपर आंख उठा के भी नहीं देख पाएंगे। तो ये जितनी बातें सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत जो कौटिल्य ने बताई, वो आज भी उसी तरह और उतना ही प्रासंगिक है जितना कि आज से लगभग 2300 साल पहले हुआ करता था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सप्तांग सिद्धांत वर्तमान संदर्भ में भी उपयोगी है। और अगर इन सिद्धांतों के आधार पर राजनीति, प्रशासन और राज्य को संचालित करने की कोशिश की जाए तो एक बेहतर राज्य का निर्माण हो सकता है। इस तरह आज का ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है, लेकिन हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर कौटिल्य और चाणक्य का टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। अभी कौटिल्य और चाणक्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण चीजें आने वाली हैं। कौटिल्य का एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान, महामारी के बारे में कौटिल्य ने क्या कहा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत जो फॉरेन पॉलिसी के संदर्भ में, वो भी आपको बताएंगे। और राज्य के काम है, द फंक्शंस ऑफ द स्टेट, कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया, ये भी बताएंगे। इन तमाम चीजों के लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे तमाम थिंकर्स पर हम आपसे बात करेंगे जो आपको पूरी तरह मदद करेंगे यूपीएससी और स्टेट पीएससी की किसी भी परीक्षाओं में एक बेहतर आंसर को लिखने में। धन्यवाद, आपने हमें सुना, इसके लिए बार बार आपको धन्यवाद।